नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इससे हम संपूर्ण प्रश्नमाला एक श्रृंखला शुरू किए हैं और यह उसका तीसरा वीडियो है। साथियों, हम इस पुस्तक से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम उन तथ्यों को लेकर आपसे चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो जो है वो आदिकाल पर है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो साथियों देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो अभ्रंश नाम पहल कहाँ मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहल को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो अभ्रंश नाम पहल कहाँ मिलता है, बताइए। तो सबसे पहले कहाँ पर अभ्रंश नाम मिलता है, तो अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर यह बात आती है तो यह बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, कहाँ के राजा हैं, बल्लभी के राजा, है ना, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, ठीक है, के शिलालेख में ऐसा मिलता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित काव्य भाषा का, मान लो यहाँ हो जाएगा, प्रश्न है क्या नाम है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित काव्य भाषा का क्या नाम है। तो साथियों, नाम है पुरानी हिंदी। ठीक है, पुरानी हिंदी, या इसको हम कह सकते हैं मिश्रित अभ्रंश, या हम इसको मिश्रित अभ्रंश कह सकते हैं। पुरानी हिंदी या मिश्रित अभ्रंश इसको कहा जा सकता है। अगला है कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अभ्रंश अर्थात क्या कह सकते हैं, ब्रज और खड़ी बोली, है ना, ब्रज और खड़ी बोली। और ये ब्रज और खड़ी बोली ये जो हैं ये किस भाषा की हैं। तो साथियों, ये जो भाषा है ये कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज और जो खड़ी बोली है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अभ्रंश अर्थात क्या कह सकते हैं, ब्रज या खड़ी बोली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी किस विद्वान का कथन है। आपको यह बताना है किस विद्वान का कथन है ना। यह कथन किसका हो सकता है, आप बताइएगा, है ना। यह शायद शुक्ल का कथन है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। निम्नलिखित किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्तियां हैं वो बतानी है आपको। जो जिण शासन भाष्यो सो भई कहे सार, और जो पालई सई भाव करे सो सरि पावई पार। ये पंक्ति किसकी है। तो साथियों, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है देवसेन की। किसकी है, देवसेन। और देवसेन की किस पुस्तक की है, श्रावकाचार। ठीक है। अगली देखिए, अगली पंक्ति है, पंडिय साल सत बखाणई देहई रुद्ध वसंत न जाणई, अम अणा गमन अण तेन बिखड्य तो वी णिल जय भड़ई हूँ पंडिय। ये आप बताइए किस ग्रंथ की पंक्ति है। तो साथियों, यह किसकी पंक्ति है, तो यह सरहपा की पंक्ति है। सरहपा या सरहपाद के ग्रंथ की पुस्तक की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली पंक्ति। अगली है कि जहिमन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश, और तही वत चित्त विषाम करु सरहे करहि उवेश। ये पंक्ति किसकी है। तो यह किस कवि की पंक्ति है। तो यह सरहपाद की ये भी पंक्ति है। ठीक है, सरहपा।
अगला है कि घोर अधारे चंदमणि जिम उज्जौ करे, परम महासुह एषु कणे दुर्य शेष हरे। ये किसकी पंक्ति है? तो यह भी साथियों सरहपाद की पंक्ति है। ठीक है। का तरवर पंच विडाल, है ना, तो यह पंक्ति किसकी है साथियों? लोयपा की है। ठीक है। भाव न होई अभाव अण जाई, ये पंक्ति किसकी है? तो भाव न होई ये भी साथियों लोयपा की पंक्ति है। किसकी है? लोयपा। अगला है सहजे थर कर वारुणी साध, ये किसकी पंक्ति है? सहजे थर कर वारुणी साध, यह साथियों पंक्ति किसकी है? विरुण की है। विरुण की पंक्ति है। और एक कण किज्जई मंत्रण तंत, यह किसकी है? यह किसकी? ये साथियों सॉरी विरुण, विरूपा। बताना है आपको। एक कण किज्जई मंत्रण तंत, यह किसकी पंक्ति है? तो कन्हपा की है। ये कन्हपा। ठीक है, ये कन्हपा की पंक्ति है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगली पंक्ति है कि हालो डोबी तो पूछ में, सद्भावे सदगुर पा पये जैव पुण्य जिणौरा। बताइए किसकी पंक्ति है ये? तो साथियों यह है कन्हपा की। यह भी किसकी है? कन्हपा की है। अगली है भल्ला हुआ जो मारिया, है ना, तो यह किसकी पंक्ति है? भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र की पंक्ति है। किसकी है? हेमचंद्र की। पिय संगम कठ निदड़ी, ये पंक्ति बताइए। पिय संगम कठ निदड़ी, ये पंक्ति किसकी है? ये भी साथियों हेमचंद्र की पंक्ति है। ठीक है। गंगा जमुना माझे बही रे नाई, ये बताइए किसकी पंक्ति है? गंगा जमुना माझे बही रे नाई, डोम्भिपा की पंक्ति है। डोम्भिपा की पंक्ति है। ठीक है। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुणिया छाय, छोड़ जाए सो भाई नाड़िया। ठीक है, ये किसकी है? तो ये पंक्ति साथियों है कन्हपा की। किसकी है? कन्हपा की पंक्ति है। और अगली पंक्ति जो है जिम लोण बिल्लजई पाण यही तिम धरणी लई चित्त, ये भी किसकी है? तो साथी ये भी आपकी कन्हपा की। दोनों पंक्तियां ये किसकी हैं? कन्हपा की ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगली पंक्ति है देसिल बाना सबजन मिठा ते तैसन जपाऊँ अब हट्ठा, किसकी पंक्ति है? तो साथियों याद रहेगी आपको, ये तो विद्यापति की पंक्ति है। किसकी है? विद्यापति की पंक्ति है। और अगली है हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भव की मार, ये किसकी है पंक्ति? ये भी साथियों विद्यापति की है और कीर्ति लता से है। ये पंक्ति कीर्ति लता। ठीक है, विद्यापति की पंक्ति है ये कीर्ति लता से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मनहु कला ससभान कला 1692 बिगसी कमल त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटेई, किसकी पंक्ति है? तो साथियों ये पंक्ति किसकी है? यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से है। ठीक है, किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय। तो कुल मिला के पृथ्वीराज रासो से है। अगला प्रश्न है सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन माने जाते हैं? तो सरह या सरहपाद या सरहपा। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध। अगला प्रश्न है महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? किस शाखा में हुआ है? तो महासुखवाद का प्रवर्तन जो है वज्रयान शाखा। ठीक है, देखिए महासुख का अर्थ है आनंदमय स्वरूप, ईश्वर तत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से किस शाखा का ही एक रूप है? बताइए किस शाखा का ही एक रूप है? तो वज्रयान शाखा का ही रूप है, वज्रयान शाखा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर किस योग का प्रवर्तन किया? किस योग का प्रवर्तन किया? तो
साथियों बताइएगा, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर किस योग का प्रवर्तन किया है? तो साथियों यह सही उत्तर है हठ योग। किसका? हठ योग का। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर किन क्षेत्रों में किया है? तो साथियों यह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपका कह सकते हैं एक तरीके से जो गोरखनाथ अपने ग्रंथ का प्रचार किए हैं वह आपका पश्चिमी भागों में किस क्षेत्र में किए हैं? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं पंजाब और राजपूताने क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब और राजपूताने क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब और राजपूताने क्षेत्र में किए हैं। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथ कितने हैं? नाथ आपके 9 माने गए हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के नवनाथों का नाम किस क्रम में बताया गया है? आपको यह बताना है कि जो 9 नाथ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 9 नाथ आपके कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर नवनाथ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नागार्जुन। ठीक है, दूसरा जड़ भरत। तीसरा हरिश्चंद्र। चौथा सत्यनाथ। पांचवा भीमनाथ। छठा गोरक्षनाथ। सातवां चरपटनाथ। आठवां जलंधर। नवा आपका है मलयार्जुन। ठीक है, मलयार्जुन। ये आपके 9 नाथ हैं, नवनाथ जिन्हें कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको हिंदी का प्रथम कवि कहा है? बताइए। तो साथियों स्वयंभू को कहा है। किसको कहा है? स्वयंभू को कहा है। किसको कहा है? स्वयंभू को कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वयंभू किस शताब्दी के आसपास विद्यमान थे? स्वयंभू तो 783 ईस्वी। 783 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, अगला है स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं? स्वयंभू के 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो साथियों वो हैं, पहला आपका है पौमचरियु। दूसरा है रिठनेमि चरियु। और आपका तीसरा जो ग्रंथ है वो है स्वयंभू छंद। ठीक है, तो ये कुल 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पौमचरियु, रिठनेमि चरियु और स्वयंभू छंद। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है ना, वाल्मीकि या व्यास। अगला प्रश्न है कि संदेश रासक कैसा काव्य है? संदेश रासक कैसा काव्य है? ठीक है साथियों, संदेश रासक जो है वो एक खंड काव्य है। खंड काव्य है आपका संदेश रासक। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ या पूर्व माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन से कहे जाते हैं? जैन साहित्य में सबसे
रहस्यवादी कवि कौन से कहे जाते हैं? तो मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह, ठीक है। मुनि राम सिंह जो हैं वो जैन साहित्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल कितने के लगभग मानते हैं डॉक्टर हीरालाल? तो साथियों संवत की बात करें तो संवत 1057 मानते हैं। कितना? संवत 1057। अगला प्रश्न है, मुनि राम सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है? मुनि राम सिंह ने किस ग्रंथ की? तो जो पाहुड़ दोहा है, पाउड दोहा, ठीक है, पाउड दोहा, ये मुनि राम सिंह का ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के किस कवि से माना जाता है ना? दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के किस कवि से माना जाता है? तो साथियों जोइंदु, ठीक है। जोइंदु ने किन 2 पुस्तकों की रचना की है? तो साथियों तो जोइंदु ने किन 2 पुस्तकों की रचना की है? तो वे 2 पुस्तकें हैं परमात्म प्रकाश, एक तो है परमात्म प्रकाश, ठीक है, और दूसरी जो पुस्तक है वो है योगसार, परमात्म प्रकाश और योगसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12वीं शताब्दी में जिनदत सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है जिसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? वह ग्रंथ आपका जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित कौन सा है? जिनदत्त सूरी का कौन सा ग्रंथ है बताइएगा? जिनदत्त सूरी का कौन सा ग्रंथ है जिसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? बताइए। तो साथियों यह है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, ठीक है, उपदेश रसायन रास। और ये जो ग्रंथ है वो कब का है? 114 ईस्वी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसके द्वारा माना जाता है? वह उनकी कौन सी रचना है? बताइए। तो यह आपका रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो साथियों यह जो है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना है किसकी है? तो शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी को है ना प्रवर्तक माना जाता है किसका? रास काव्य परंपरा का, ठीक है। और इनकी रचना है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास कितने पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है? बताइए। तो 80 पद्यों का, 80, ठीक है, 80 पद्यों का, या पद्मों कर दिया ये या है यहाँ, ठीक है, आपका नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित कौन सा पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है? अब्दुल रहमान द्वारा लिखित तो कौन सा आपका पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है? संदेश रासक। कौन सा ग्रंथ है? संदेश रासक। अगला है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? देसी भाषा में लिखित, तो यह भी साथियों उत्तर है आपका संदेश रासक। किसकी कृति है? अब्दुल रहमान, संदेश रासक, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि आचार्य शुक्ल ने किन 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है? किन 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है बताइएगा आचार्य शुक्ल ने? तो बताइए।
आचार्य शुक्ल ने। तो साथियों देखिए, अगर हम बात करें, आचार्य शुक्ल ने दो रूपों में रचनाओं को बांटा है। पहला बांटा है अपभ्रंश की रचनाएं और देशभाषा काव्य की रचनाएं। तो अपभ्रंश की इन्होंने 4 रचनाएं बताई हैं। तो वो 4 रचनाएं कौन सी हैं? तो पहली हो जाएगी विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो। दूसरी हो जाएगी आपकी हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, ठीक है। तीसरी हो जाएगी आपकी कीर्तिलता, कीर्तिलता। और आपकी चौथी का क्या हो जाएगी? कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, ठीक है। ये विद्यापति की रचना है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब बात आती है, एक तो अपभ्रंश की हो गई 4 किताबें या 4 रचनाएं। अब बात है कि दूसरी कौन से प्रकार की रचनाएं बताई हैं? देशभाषा काव्य। कौन सी? देशभाषा काव्य। अब देशभाषा काव्य की कितनी रचनाएं हैं? 4, ये 12 कुल रचनाएं आचार्य शुक्ल ने साहित्य में कितनी बताई हैं? 12। तो उसमें पहली है देशभाषा काव्य में खुमान रासो, खुमान रासो या खुमार रासो, ठीक है। बीसल देव रासो दूसरी है, इसमें बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, ठीक है। तीसरी है आपकी पृथ्वीराज रासो, तीसरी है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, जयचंद्र प्रकाश। पांचवी कौन सी है? जय मयंक जस चंद्र का, जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका। और छठी कौन सी है आपकी? छठी हो जाएगी आपका परमाल रासो, परमाल रासो। सातवीं है आपकी खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ। एक और किताब, एक और ग्रंथ है आपका तो विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ थोड़ा जगह कम थी तो इस तरीके से हो गया। तो ये कुल मिला के रचनाएँ हैं, है ना। ये कुल मिला के रचनाएँ आपकी कौन सी हैं? ठीक है, ये रचनाएँ वो हैं जो आपके आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है। तो ये 4 ये हैं और 8 देशभाषा काव्य की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेमचंद्र गुजरात के किसके राज दरबार में रहते थे? हेमचंद्र गुजरात के किसके राज दरबार में? तो एक सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में, सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के दरबार में रहते थे, ठीक है। और इनके भतीजे थे कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल उनके दरबार में भी रहे, ठीक है। इनके भतीजे ही थे जयसिंह के, कुमारपाल। अगला है आचार्य हेमचंद्र के व्याकरण का क्या नाम है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ठीक है। अगला प्रश्न है हेमचंद्र का व्याकरण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सिद्धहेम, सिद्धहेम, सिद्धहेम। सिद्धहेम में किन भाषाओं का समावेश किया गया है? तो सिद्धहेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं का क्या किया गया है? समावेश। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म कब हुआ है? तो साथियों इनका जन्म आपका हुआ है 1008 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ है? 1008 ईस्वी, ठीक है, 1008 ईस्वी में हेमचंद्र का जन्म हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा
प्रश्न क्या है? अगला है कि हेमचंद्र ने और अन्य किन किन पुस्तकों की रचना की है? हेमचंद ने और अन्य किन किन पुस्तकों की रचना की है? तो देखिए, एक तो है कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र, और अगली है योग शास्त्र, योग शास्त्र। अगली है आपकी प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण। अगली है आपकी छंदोनुशासन, छंदोनुशासन। और है देसी नाममाला कोश, देसी नाममाला कोश, ये है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान किस काव्य की भी रचना की है? भट्टी के समान किस काव्य की भी रचना की है? तो वह काव्य आपका कौन सा है? तो साथियों, द्वयश्रय काव्य या द्वयश्रय काव्य, द्वयश्रय काव्य। ठीक है, द्वयश्रय काव्य। सोमप्रभ सूरी गुजरात के कौन थे? इनका आविर्भाव किस विक्रम संवत में माना जाता है? देखिए, सोमप्रभ सूरी एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, प्रसिद्ध जैन साधु थे। और इनके जन्म की बात करें तो साथियों याद रखना 1252 आपका विक्रम संवत। ठीक है, 1252। सोमप्रभ सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की है? जो कि एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। कौन सा ग्रंथ है वो आपका? सोमप्रभ सूरी का तो साथियों आपका कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध। और कब का है ये? आपका 1241 विक्रमी संवत, 1241 विक्रमी संवत का। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है? तो बताइएगा। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना की है? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। किस भाषा में? संस्कृत में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे किसके लिए कहे हुए हैं? तो साथियों वो जो दोहे हैं कुछ, वो आपके नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा कहे गए? वो दोहे मालवा नरेश जो हैं राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, कुछ दोहे इसमें राजा जो हुए हैं नरेश या राजा भोज के चाचा थे मुंज, उनके कहे हुए हैं। ठीक है, मुंज के कहे हुए। ठीक है, के लिए नहीं, मतलब के कहे हुए हैं। किसके कहे हुए हैं? मुंज के। प्रबंध चिंतामणि को और किस अपभ्रंश काव्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्रबंध चिंतामणि को अगर हम कहें तो दूहा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। दूहा विद्या, दूहा विद्या, दूहा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला है किस भाषा से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था? तो साथियों अपभ्रंश भाषा से ही दोहा का प्रयोग है। अपभ्रंश भाषा से पूर्व, अपभ्रंश भाषा से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में किस एक ग्रंथ का संग्रह किया? लक्ष्मीधर ने तो साथियों प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम का। अगला है प्राकृत पैंगलम में किन किन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तो प्राकृत पैंगलम में किन किन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तो देखिए कवि हैं विद्याधर, एक तो विद्याधर की रचनाओं को, विद्याधर। दूसरा आपका सारंगधर, सारंगधर। ठीक है, सारंगधर। और
इसके अलावा जज्जल, जज्जल, इसके अलावा बब्बर, ठीक है, बब्बर, जज्जल, सारंगधर, विद्याधर, है ना। कुल मिला के इन कवियों की रचनाओं को प्रमुखता प्राकृत पेंगलम में रखा गया है। प्राकृत पेंगलम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों प्राकृत पेंगलम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र, ठीक है, प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका किस विद्वान ने लिखी है? प्राकृत पेंगलम की टीका बंशीधर ने लिखी है। किसने? बंशीधर ने, ठीक है। सारंगधर ने किसके नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया? बताइए किसके नाम से? सारंगधर पद्धति के नाम से। सारंगधर पद्धति के नाम से क्या बनाया है? सारंगधर पद्धति के नाम से सुभाषित संग्रह बनाया। किस ग्रंथ में शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिया गया है? किस ग्रंथ में? तो साथियों शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य सारंगधर पद्धति में ही दिया गया है। सारंगधर पद्धति, ठीक है, सारंगधर पद्धति में ही शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिया गया है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसके रचनाकार सारंगधर बताए जाते हैं? आचार्य शुक्ल ने। तो हम्मीर रासो कुछ छंदों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये हम्मीर रासो किसका है? सारंगधर का। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक कवि को किस ग्रंथ का रचयिता घोषित किया है? बताइए। तो जज्जल नामक ग्रंथ को रचयिता हम्मीर रासो ग्रंथ का जज्जल, तो कह सकते हैं हम्मीर रासो। उन्होंने ये कहा कि जज्जल हम्मीर रासो ग्रंथ के रचयिता हैं। हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसका कथन है? तो साथियों यह कथन जो है वो किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा मानना है कि हम्मीर रासो एक अमीर शब्द से लिया गया है या उसका विकृत रूप है। अगला प्रश्न है, चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए हैं जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। किस विद्वान का मत है? तो यह साथियों मत है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर का है, ठीक है। किस विद्वान ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं? कि सारंगधर ही कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ऐसा कौन से कवि मानते हैं? तो डॉक्टर कह सकते हैं बच्चन सिंह। तो साथियों कुल मिला के हमारे सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक चल रही है ना, इस पुस्तक में हमने जो उनके तथ्य हैं उनको प्रश्नों में संकलित करके शुरू की है जो श्रृंखला, उसका ये हमारा तीसरा वीडियो है और यह क्लास अनवरत चलेगी। कुल मिला के हम इस पुस्तक के तथ्यों से हमने 138 आज क्वेश्चन किए हैं। 138 माने ये तीसरा है, तो क्रमशः हम उन्हीं क्वेश्चन को करते चल रहे हैं। तो यह श्रृंखला कैसी आपकी हो रही है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।